Hello, my name is Ankit Sharma and today we will discuss in depth about the Suri Empire or the rise of the Sher Shah Suri। जैसे कि आप सबको पता है कि मैंने मुगल एम्पायर पर लेक्चर की सीरीज़ अपनी स्टार्ट की है। मेरा यूट्यूब का चैनल है, आप वहाँ पर सब्सक्राइब कर पढ़ सकते हो। हमारे पिछले 2 लेक्चर हो चुके हैं, एक बाबर पे हो चुका है, एक हुमायूं पे हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे शेर शाह सूरी और सूरी एम्पायर को। सूरी एम्पायर का सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स समझेंगे, वहाँ का जुडिशरी को समझेंगे, लैंड रेवेन्यू सिस्टम को समझेंगे, वहाँ की आर्मी को समझेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। जैसे कि आप लोग सब जानते हो कि बाबर के बाद जब हुमायूं ने गद्दी संभाली तो हुमायूं को मुंह की खानी पड़ी शेर शाह सूरी से। 1539 की चाहे वो बैटल हो या चाहे 1540 का बैटल ऑफ बिलग्राम हो, आपको 2 बैटल्स हमेशा याद रखनी है। एक बैटल हुई 1539 में जिसको बैटल ऑफ चौसा कहा गया, और एक बैटल हुई 1540 में जिसको बोला गया बैटल ऑफ कन्नौज या बिलग्राम। इन दोनों बैटल्स में हुमायूं को मुंह की खानी पड़ी और हुमायूं एग्जाइल अज्ञातवास में चला गया। तो जब 1540 का बैटल तय कर देगा कि कौन पावरफुल है वही दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा, और उस बिलग्राम की बैटल से तय हो गया कि शेर शाह सूरी ही दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा, और उसके दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद ही सूरी एम्पायर की शुरुआत हुई दिल्ली में। और सूरी एम्पायर की फाउंडेशन नींव रखने का काम शेर शाह सूरी ने किया। He was the founder of the Suri Empire in North India with Delhi at his capital, और उसने जो दिल्ली थी उसको अपनी कैपिटल बनाया। सूरी एम्पायर कहाँ? नॉर्थ इंडिया में। उसकी कैपिटल क्या थी? दिल्ली। और 1539 और 1540 के बैटल्स आपको याद रखने हैं। इसमें हुमायूं को मुंह की खानी पड़ी थी और शेर शाह सूरी जीता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शेर शाह सूरी एक बहुत अच्छा एक्सपेंशनिस्ट भी था। एक चीज और याद रखनी है आपको, 1544 में कलिंजर पर अटैक करेगा। कौन करेगा? कलिंजर अटैक्ड बाय शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी। और उस कलिंजर पर कौन उस समय रूल कर रहा है? कीर्ति सिंह। 1544 में कीर्ति सिंह उसको रूल कर रहे हैं। किसको? कलिंजर को। उनको हराया जाएगा 1544 में, सीज जब्त कर लिया जाएगा कलिंजर कीर्ति सिंह से, और इसकी डेथ बड़ी अनफॉर्चुनेट तरीके से हुई कि 1545 26 मई 1545 को इसकी अपनी ही कैनन्स एक्सीडेंटली, जो उसकी अपनी जो कैनन है एक्सीडेंटली उससे फायर हो जाएगा और शेर शाह सूरी की डेथ हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने क्या बोला? जब 1540 के बाद दिल्ली पर ये गद्दी पर बैठता है, सूरी एम्पायर की शुरुआत होती है, ये दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाता है। उसके तुरंत बाद ही 1544 को कलिंजर पर अटैक करता है बुंदेलखंड, जिसको रूल उस समय कीर्ति सिंह कर रहे हैं। जब्त कर लेता है उनसे ये कलिंजर, ये शेर शाह सूरी। और फिर शेर शाह सूरी उसी लड़ाई में 1545 में अपनी ही कैनन का एक्सीडेंटली शिकार हो जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो कब डेथ हुई शेर शाह सूरी की? 26 मई 1545 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शेर शाह सूरी एक्सपेंशनिस्ट के साथ ही इज ऑल्सो अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर एज वेल।
जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो हाईली सेंट्रलाइज्ड था। जो शेरशाह सूरी का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, एक बार दोबारा सुन लो, जो शेरशाह सूरी का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो हाईली सेंट्रलाइज्ड था। याद रखना, एग्जाम में पूछते हैं कैसा था, हाईली सेंट्रलाइज्ड था। कैसा था? अभी हम बात कर रहे हैं शेरशाह सूरी के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो क्या था इसका? हाईली सेंट्रलाइज्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था शेरशाह सूरी का। और जैसे दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, वैसा ही सेम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, लगभग सेम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम शेरशाह सूरी द्वारा भी अडॉप्ट किया गया था। तो आपको अगर पूछा जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था, तो हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। इसके कुछ इंपॉर्टेंट सेंट्रल डिपार्टमेंट्स थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे फर्स्ट वाला दीवान ए उजर, दीवान ए उजर ये था डिपार्टमेंट फॉर द रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। उसके बाद दीवान ए अर्ज ये था डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री। इसका जो हेड था वो था अरीज ए ममलिक। उसके बाद दीवान ए अर्ज के बाद दीवान ए इंचा, ये क्या था? It is a type of secretariat responsible for the dispatch of royal documents. Head of the department यहां पर था सदर। उसके बाद दीवान ए रिसालत, डिपार्टमेंट फॉर रिलीजियस एंड फॉरेन अफेयर्स। इसका जो हेड था वो था दाबीर, DABIR, दाबीर बोलते थे उसको। लास्ट वन इज दीवान ए काजा, इसका हेड था काजी, ये जुडिशियल पर्पसेस के लिए था। तो मैंने आपको बताया शेरशाह सूरी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो हाईली सेंट्रलाइज था, बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ द दिल्ली सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन। जो दिल्ली सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन थी उसका मॉडल जो था वो भी सेंट्रलाइज था। उसी को ध्यान में रखते हुए शेरशाह सूरी का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी हाईली सेंट्रलाइज था। इसका जो हाईली सेंट्रलाइज सिस्टम था, इसके कुछ इंपॉर्टेंट सेंट्रल डिपार्टमेंट्स थे, जिसमें से पहला था दीवान ए उजर, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू भी कहा गया। फिर उसके बाद दीवान ए अर्ज, ये मिलिट्री डिपार्टमेंट था और इसका जो हेड था उसको बोलते थे अर्ज ए ममलिक। उसके बाद दीवान ए इंचा, ये रॉयल सेक्रेटरीट था, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का डिस्पैच होता था, रॉयल डॉक्यूमेंट्स का, पेपर्स का। और इसका दीवान और इंचा जो ये जो था, इसका हेड भी आपको याद रखना है दीवान ए रिसालत। ये यहां पर सॉरी, आपको दीवान ए जो सेक्रेटरीट है, दाबीर यहां आएगा, यहां पर आएगा सदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, मेरे से मिस्टेक हो गई, बाई मिस्टेक था।
दीवान इंशा सेक्रेटरेट जिसका हेड है दाबिर, दीवान रिसालत जो रिलीजियस और फॉरेन अफेयर्स देखता है उसका हेड है सदर, और दीवान काजा ये जुडिशल इसका हेड है काजी। ये कुछ इंपॉर्टेंट सेंट्रल डिपार्टमेंट्स थे। दोबारा से दीवान अज, दीवान उज्र, दीवान अर्ज, दीवान इंशा, दीवान रिसालत और लास्ट में दीवान काजा जिसको हेड कर रहा था काजी। ये कुछ इसकी सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। अब जो है इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था, इतनी बड़ी रियासत को इसने 47 डिविजन्स में बांटा हुआ था। जो हम इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अगर हम सेटअप की बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की बात करें तो इसने 47 डिविजन्स में अपने एम्पायर को बांटा हुआ था। कितने में बांटा हुआ था? 47 डिविजन्स में, जिनको क्या बोला गया? सरकार्स। सरकार्स वर फर्दर डिवाइडेड इनटू परगनास। सरकार्स वर फर्दर डिवाइडेड इनटू परगनास का मतलब होता है नंबर ऑफ विलेजेस, और परगनास कम्स अंडर शिकदर, शिकदर और शिकदर ए शिकदरान, शिकदर ए शिकदरान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शिकदर ए शिकदरान। दिस इज शिकदर ए शिकदरान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ एंड ऑर्डर इन परगनास, एंड ये तो पहला था, एक और था, मुंसिफ ए मुंसिफा, मुंसिफ ए मुंसिफा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टैक्स कलेक्शन। क्या बोला मैंने? शेरशाह सूरी की इतनी बड़ी रियासत को उसको गवर्न करने के लिए अपने कन्वीनियंस के हिसाब से शेरशाह सूरी ने 47 डिवीजन्स में उसको डिवाइड किया था, अपने एम्पायर को, अपनी रियासत को। उस 47 डिवीजन्स को सरकार्स बोलते थे। सरकार्स को फर्दर परगनास में डिवाइड किया गया था। परगनास किसके अंडर थे? शिकदर के और मुंसिफ मुंसिफा के। शिकदर का काम होता था लॉ एंड ऑर्डर संभालना, और मुंसिफ का काम होता था इट इज फॉर टैक्स कलेक्शन या कलेक्शन ऑफ टैक्स। शेरशाह सूरी ने एक ऐसा प्रिंसिपल बनाया था कि लोकल क्राइम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकल ही रहेगी। लोकल क्राइम्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो लोकल ही रहेगी। जैसे उसने लोकल क्राइम्स को रोकने के लिए लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई थी, और उनमें उसने अपॉइंट किया था मुकद्दम्स को उसने अपॉइंट किया था, और मुकद्दम्स को आप हेडमैन भी कहते हैं, लोकल हेडमैन। तो ये थे रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकल क्राइम्स। अगर लोकल क्राइम्स होते तो इनको पनिश किया जाता था। रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकल क्राइम्स कौन? मुकद्दम्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर हम जुडिशरी की बात करें, अगर हम शेरशाह सूरी की जुडिशरी की बात करें तो जुडिशरी भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जुडिशरी में सिविल केसेस को सुनने के लिए अलग था, और क्रिमिनल्स केसेस, सिविल केसेस को सुनता था आमिर, अमीर, और क्रिमिनल केसेस को सुनते थे काजी, जिसको आप मीर ए अदल भी कहते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देखा, उसके बाद हमने एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप देखा, उसके बाद हमने जुडिशरी देखी। जुडिशरी में क्या था? सिविल केसेस को सुनने के लिए कौन सुनता था? सिविल केसेस को आमिर, और क्रिमिनल केसेस को कौन सुनता था?
काजी। और ये जो मुकद्दम्स हैं ये भी आप जुडिशरी में लिख सकते हो। मुकद्दम्स जो थे ये क्या थे, लोकल लोग थे और ये लोकल क्राइम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। तो मुकद्दम्स, हेडमैन जिनको मुकद्दम्स भी बोला जाता था, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकल क्राइम्स। ये एक प्रिंसिपल बनाया था शेरशाह सूरी ने कि लोकल क्राइम्स के लिए लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही होगी और उन लोकल क्राइम्स को रोकने के लिए मुकद्दम्स अपॉइंट किए गए थे जिनको हेडमैन भी कहते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम, हमने एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप देख लिया, हमने जुडिशरी देख ली, और जो इंपॉर्टेंट है वो है लैंड रेवेन्यू सिस्टम। शेरशाह सूरी ने लैंड रेवेन्यू फिक्स्ड रखा हुआ था, रखा हुआ था और लैंड की मेजरमेंट भी फिक्स होती थी। तो प्रोड्यूस का 1/3 हिस्सा देना पड़ता था। तो मैं इसको मिटा रहा हूं। अभी हम लैंड रेवेन्यू की बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम कैसा था? लैंड्स को डिवाइड किया था गुड, बैड और मिडलिंग में, 3 टाइप में डिवाइड किया था लैंड रेवेन्यू। शेरशाह सूरी हैड फिक्स, शेरशाह सूरी हैड फिक्स्ड द लैंड रेवेन्यू आफ्टर the complete measurement of land through the agency of, एक एजेंसी बनाई गई थी, through the agency of राजा टोडरमल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टोडरमल इनके दरबार में भी काम कर रहे हैं, रेवेन्यू का भागडोर संभाल रहे हैं, और आने वाले टाइम पर अकबर के दरबार में भी आपको देखेंगे रेवेन्यू संभालते हुए। तो शेरशाह सूरी ने लैंड रेवेन्यू फिक्स करके रखा था, तब रखा हुआ था जब लैंड की प्रॉपर मेजरमेंट की जाती थी। और किस एजेंसी द्वारा मेजरमेंट की जाती थी? राजा टोडरमल द्वारा। लैंड को मेजर करने का बेसिस क्या बनाया था? लैंड मेजरमेंट बेसिस होता था सिकंदरी गज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिकंदरी गज सिस्टम था और लैंड मेजरमेंट बेसिस बनाया हुआ था। आपको सिर्फ और सिर्फ आइडिया लेना है। आप हिस्ट्री में एमए नहीं कर रहे हो तो ज़्यादा डीप नहीं जाना है, क्या कैसे क्यों। तो आपको ये याद रखना है, शेरशाह सूरी ने फिक्स रखा था लैंड रेवेन्यू आफ्टर द कंप्लीट मेजर ऑफ लैंड थ्रू द एजेंसी ऑफ राजा टोडरमल। लैंड मेजरमेंट जो होती थी वो सिकंदरी गज बेसिस माना जाता था। लगभग 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस रेवेन्यू देना पड़ता था। और शेरशाह सूरी ने ऐसी व्यवस्था भी की थी कि ये जो लैंड रेवेन्यू जो फार्मर्स दे रहे, ये जो रेवेन्यू फार्मर्स दे रहे हैं, ये डायरेक्ट उसकी शेरशाह सूरी की एम्पायर की ट्रेजरी में जाएगा और इंटरमीडियरीज कोई भी नहीं होगा। तो फार्मर्स डायरेक्ट अपना रेवेन्यू शेरशाह सूरी को पे करते थे। लैंड वॉज डिवाइडेड इनटू, ये भी इंपॉर्टेंट, लैंड वॉज डिवाइडेड इनटू गुड, बैड एंड मिडलिंग, अच्छी, बुरी और फिर बीच वाली। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लैंड रेवेन्यूज का। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना आपको, डीड ऑफ एग्रीमेंट भी साइन हुआ था फार्मर्स के साथ। शेरशाह सूरी का डीड ऑफ एग्रीमेंट, जिसको कबूलियत भी कहते हैं, कबूलियत साइन हुआ था, जिसमें फार्मर्स को लैंड सर्वे के लिए टैक्स देना पड़ता, जिसको बोलते हैं जरीबाना, और टैक्स कलेक्शन चार्ज, जिसको बोलते हैं मुहसलिन्स।
मुहासलिन्स, जरीबाना और मुहासलिन्स, डीड ऑफ एग्रीमेंट जिसको कबूलियत भी कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एजेंसी ऑफ राजा टोडरमल जो अकबर के दरबार में भी आपको दिखेंगे। लैंड मेजरमेंट बेसिस क्या होता था, सिकंदरी गज। उसके बाद 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस रेवेन्यू में देना पड़ता था। ये फार्मर्स डायरेक्ट जाकर गवर्नमेंट उसकी एम्पायर की ट्रेजरी में दे देते थे। लैंड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, गुड बैड और मिडलिंग। एक डीड ऑफ एग्रीमेंट कबूलियत भी साइन करवाई गई थी फार्मर्स और शेरशाह सूरी की। लैंड सर्वे टैक्स होता था जिसको जरीबाना कहते थे, और एक टैक्स कलेक्शन चार्ज होता था जिसको मुहासलिन्स कहते थे। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आर्मी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या पॉज करके नोट्स भी बना सकते हैं। इट इज़ ऑल आर इम्पॉर्टेंट। उसके बाद जो आर्मी थी सूरी एम्पायर में, आर्मी को पर्सनली ट्रेन किया जाता था। मिलिट्री जो थी पर्सनली ट्रेन किया जाता था शेरशाह सूरी द्वारा। और शेरशाह सूरी ने अलाउद्दीन खिलजी का वो दाग फॉर हॉर्सेस एंड चेहरा फॉर सोल्जर्स, ये पहले कहाँ आपने देखा, अलाउद्दीन खिलजी ने ये सेटअप किया था मिलिट्री के लिए। वही इसने शेरशाह सूरी ने रिवाइव्ड अलाउद्दीन खिलजीज दाग फॉर हॉर्सेस एंड चेहरा फॉर सोल्जर्स, ये रिवाइव किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछते हैं अलाउद्दीन खिलजी का दाग और चेहरा किसने रिवाइव किया था, तो शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी मिलिट्री में काफ़ी इंटरेस्ट लेते थे, खुद भी एक वॉरियर था वो, और साथ में वो खुद से रिक्रूटमेंट देखते थे। और उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी का ये जो दाग और चेहरा, जो दाग जो हॉर्सेस के लिए यूज़ होता था, चेहरा जो सोल्जर्स के लिए यूज़ होता था, उसको रिवाइव किया था। ये मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। उसके बाद रोड्स बनाने का काम किया। रोड्स बनाने का काम किया जाता है शेरशाह सूरी द्वारा। ग्रैंड ट्रंक रोड ये बनाई जाती है शेरशाह सूरी द्वारा। कहाँ से लेकर कहाँ तक है, ईस्ट बंगाल में एक गांव है सोना गांव टू नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया रोड बनाई जाती है। ग्रैंड ट्रंक रोड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ से लेकर कहाँ तक है, मैंने लिख दिया, सोना गांव से लेकर नॉर्थ वेस्ट इंडिया। कुछ इंपॉर्टेंट रोड और भी हैं, जैसे आगरा टू बुरहानपुर, उसके बाद आगरा टू जोधपुर एंड चित्तौड़ इन राजपूताना, मुल्तान टू लाहौर, यहाँ पर भी रोड बनाई गई। ये कुछ इंपॉर्टेंट रोड है। और इन्होंने रोड के साथ साथ ट्रीज भी लगाए। रोड के साइड पे ट्रीज लगाए, शेडी ट्रीज लगाए रोड के किनारे किनारे। और सराय जिनको बोलते हैं ना, सराइज SARAIS, सराइज वॉज ऑल्सो बिल्ट बाई शेरशाह सूरी। इन रोड्स के किनारे पे लगभग 1 किलोमीटर के बाद सराय बनाई गई रेस्ट करने के लिए। लगभग ये जो रोड्स जो बनाई शेरशाह सूरी ने, ये ट्रैवलर्स के कन्वीनियंट के लिए, ट्रूप्स की आवाजाही के लिए बनाई गई थी। और इन रोड्स के किनारे किनारे पर शेडी ट्रीज लगाए गए और लगभग हर 2 किलोमीटर के बाद सराय बनाई गई ताकि लोग रेस्ट कर पाएं। लॉजिंग फैसिलिटी अवेलेबल थी, हिंदूज के लिए अलग थी और मुस्लिम्स के लिए अलग थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये रोड्स बनाई। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
ये तो मिलिट्री हो गई। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है कॉइन्स। कॉइन्स के मसले में सिल्वर कॉइन्स और कॉपर कॉइन्स भी, जिनको दम्स कहा जाता है, DAMS दम्स, बाद में इन्हीं सिल्वर कॉइन्स को रुपी बनाया जाएगा। किसके द्वारा? शेरशाह सूरी द्वारा। सिल्वर कॉइन्स को रुपी बनाया जाएगा, जो रिटेन करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी, इन रुपीस को ईस्ट इंडिया कंपनी, और मुगल एम्पायर में भी यही रुपीस चलेंगे। सिल्वर कॉइन्स और कॉपर कॉइन्स बनाने का काम किया। सिल्वर कॉइन्स को रुपीस का नाम दे दिया गया, बाद में कॉपर कॉइन जिनको दम्स बोला गया। ईस्ट इंडिया कंपनी भी इनको रिटेन करती है रुपीस को, और मुगल एम्पायर में भी ये रुपीस यूज होते हैं। प्लस ने कॉइन्स पर नेम शेरशाह सूरी का, प्लेस ऑफ मिंट भी लिखवाया गया था। पहले अरेबिक लैंग्वेज में भी लिखवाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिल्वर कॉइन्स आपको याद रखने हैं, जिनको रुपीस कहा गया, शेरशाह सूरी ने इनको इंप्लीमेंट किया था। ये कॉइन्स की बात है। उसके बाद पोस्टल सर्विस को भी रेगुलराइज करने का काम किया शेरशाह सूरी द्वारा। स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स यूज किए गए। गुड्स चीज़ों पर 2 टाइम पर टैक्स लगाया जाता था इनके एडमिनिस्ट्रेशन में। एक जब चीज़ें कंट्री में आती थी, और दूसरी जब चीज़ें सेल के लिए जाती थी। दो टाइप की कस्टम ड्यूटीज लगाई जाती थी चीज़ों पर, यह भी आपको याद रखना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट ये है इनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर। सूरी